नमस्कार, स्वागत है आपका डिजायर एकेडमी में। मैं प्रभात सिंह और ये क्लास है साइंस की। आप लोगों का मैंने ब्लड चैप्टर पूरे तरीके से क्लोज करा दिया है। उसमें ब्लड के बारे में सारी जानकारी, बेसिक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी बात, और ब्लड से रिलेटेड जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे सारे डिस्कस हो चुके हैं। जितने संभावित क्वेश्चन थे सारे हमने टेलीग्राम चैनल पर उसको एक क्विज के माध्यम से सॉल्यूशन करा दिया है सारा। और आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल आधार से, जीरो से पढ़ेंगे। तो पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र में बात करें तो पाचन क्या होता है बताइए भाई कमेंट में। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को अब पाचन क्या होता है। एक्चुअली जटिल भोजन को सरल भोजन में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, क्या जो हम गेहूं खा रहे हैं वो गेहूं के रूप में ही ऑब्जर्व हो रहा है बॉडी में? नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाचन के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है। तो पाचन के लिए एक तो पानी का होना अनिवार्य है, दूसरा एंजाइम का होना अनिवार्य है। एंजाइम, पानी और एंजाइम का होना अनिवार्य है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, ये हमारा एक जटिल भोजन है। जटिल भोजन, जैसे कि जटिल भोजन में कौन सा होगा कार्बोहाइड्रेट में? हम लोग ले लेते हैं चावल, ले लेते हैं चावल। चावल में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा मंड, जिसको स्टार्च भी कहा जाता है, स्टार्च। ये कब जाके ऑब्जर्व होगा बॉडी में, ये आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ये जब तक ये ग्लूकोज नहीं बन जाता, जब तक ये ग्लूकोज नहीं बन जाता तब तक हमारे ब्लड में ये अवशोषित नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कोई सा भी जटिल भोजन करते हैं तो उसको सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। हम खाते कुछ और है, यहाँ पर जाकर अंदर कुछ और बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रोटीन खाया, कुछ भी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेट में। प्रोटीन खाया और प्रोटीन किस में बदलता है? तो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। हम लोग फैट खाते हैं, फैट यानी वसा, ये किस में बदल जाता है? तो ये फैटी एसिड में बदल जाता है यानी वसीय अम्ल में। जब ये इधर खाने वाली चीजें इनमें बदल जाए तो समझ लीजिए कि आपका पाचन हो गया। ठीक है, अन्यथा आपका पाचन नहीं होगा। जब तक हम कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जब तक वो ग्लूकोज नहीं बनेगा तब तक पाचन पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, यानी जटिल भोजन जब सरल रूप में बदल जाएगा, सरल रूप में टूट जाएगा, तब कहते हैं मुझे पाचन हो गया है। यही है हमारा पाचन। आगे देखते हैं पाचन में कौन कौन सहायक होता है, कौन कौन सहायक नहीं होता है। तो ये देखते हैं हम लोग, देख रहे हैं हम लोग पाचन की मैंने लिख दिया शॉर्ट में डेफिनेशन, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना ही पाचन कहलाता है। अनिवार्य तत्व तो जल तथा एंजाइम। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि कैसे बदलते हैं। जैसे कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी, और रोटी में एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो मंड है। मंड एक पॉलीसेकेराइड होता है, मंड या स्टार्च कह सकते हैं इसको हम लोग, स्टार्च। ये बदलता है माल्टोज में, और फिर माल्टोज बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज में बदल जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका पाचन पूर्ण हो गया। ठीक है, ये माल्टोज में बदलता है इसीलिए कि जब हम रोटी खाते हैं तो चबाने के बाद मुख में कुछ देर बाद रोटी हमें मीठी लगने लगती है। ठीक है, भोजन हमें मीठा लगने लगता है, वो इसी के कारण लगता है। हम लोग दाल खाते हैं, दाल, दाल हमारा क्या है? प्रोटीन है। ये प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाएगा तो समझ लीजिए इसको पाचन पूरा हो गया। यही चीज पर पूरा चैप्टर डिपेंड है, इन्हीं चीजों पर। आप लोग चावल खाते हो, चावल, चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है हमारा मुख्य रूप से। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मंड या स्टार्च है। मंड या स्टार्च की बात करें तो ये हमारा जब तक ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तब तक इसका पाचन पूर्ण नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, घी खाते हो आप लोग। घी क्या है? तो घी हमारा वसा यानी फैट है, वसा है। जब तक ये लिपिड या फैटी वसी अम्ल में नहीं बदलेगा
वसी अम्ल में नहीं बदलेगा तब तक इसका पाचन नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से इनमें चेंजमेंट होता है। पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से होता है। चलता कहाँ तक है? छोटी आंत तक है। तो पूरा हम पूरा का पूरा देखेंगे। उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं इसमें। पाचन तंत्र की हम लोग बात करें यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मुख्य रूप से इसमें दो चीजें भाग लेती हैं। एक तो आहार नाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हो आप लोग, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की हम लोग बात करें मुख्य रूप से तो कुछ इस प्रकार होगा। ये मुख गुहा, ग्रास नली, मुख गुहा ग्रास नली। आगे देखते हैं हम लोग। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। वही सहायक पाचक ग्रंथियों हम लोग बात करेंगे। मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे हम लोगों को पढ़ना होता है लिवर, इसको आप लोग यकृत कह सकते हो, ठीक है। अग्नाशय पढ़ेंगे हम लोग। आगे देख लेते हैं कुछ हम लोग। और सबसे पहले लिखना था वैसे मुझे लार ग्रंथियां, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से। मुख गुहा से स्टार्ट होता है, चित्र के माध्यम से हम बताएंगे इसको। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारी मुख गुहा, यहाँ से शुरुआत होती है। ये हमारी ग्रास नली, ये हमारा आमाशय यानी पेट, स्टोमक। उसके बाद ये आपको कुंडलीकृत एक संरचना दिखाई दे रही होगी, यहाँ से एक बाल होता है यहाँ पे। ये वाली जो संरचना है इसको बोलते हो आप लोग छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इंग्लिश में। जबकि यहाँ के बाद जो ये जा रही है घूम के, जो पेट के पीछे से घूम के दूसरी साइड जा रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भोजन से स्टार्ट होता है तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ग्रास नली में जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जाता है। यही पूरा इसका प्रोसेस है। यही समझ लिए तो सारा कुछ इजी हो जाएगा। बस यही से ध्यान रखना है आप लोगों को। चित्र काल्पनिक है, ज्यादा गंभीरता से मत लेना, इसको सिर्फ समझने की दृष्टि से बना दिया है मैंने, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मुख गुहा को, ठीक है। मुख गुहा में पाचन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुख गुहा में अल्प मात्रा में पारा, मरकरी भी कहा जाता है इसको, मरकरी पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अल्प मात्रा में, पर यह नहीं कि पूरा भर के होता है। उसके बाद मुख गुहा में पाचन की बात करें हम लोग, तो मुख गुहा में जो पाचन है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, मुख गुहा में जो पाचन होता है इसमें बेसिकली लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसके कारण होते हैं। तो इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनकी संख्या कितनी है? 3 है। जो लार ग्रंथियां होती हैं बेसिकली इनमें जल और एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? जल और एंजाइम। इन लार ग्रंथियों में 99% जल प्लस 1% एंजाइम होता है, ठीक है। इसीलिए 100% इस तरीके से लार होती है। तो लार में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। लार में जल और एंजाइम दोनों चीजें होती हैं लार में, क्योंकि लार ग्रंथियों से स्रावित होती है लार। तो जल इसमें 99% पाया जाता है, जबकि एंजाइम इसमें 1% पाए जाते हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि पाचन के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की और एंजाइम की। अगर ये नहीं होंगे तो पाचन नहीं होगा। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों की संख्या की। तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 है। सबसे पहले अधोजीवा, मिटा देते हैं इसको हम लोग। अधोजीवा, दूसरा
अधोहिंतु, तीसरा कर्णमूल। ये 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां होती हैं मुख्य रूप से, अधोजीवा, अधोहिंतु और कर्णमूल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड। इंग्लिश के नाम भी याद कर लेना आप लोग। इसको बोला जाता है सब मिक्जुलरी ग्लैंड, तो इसको बोला जाता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। पाई कहाँ जाती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, पाई कहाँ जाती है। ये जो पाई जाती है ये जीभ के नीचे, ये जो पाई जाती है जबड़े के नीचे, और ये कर्णमूल तो आप लोगों को पता है, ये कान के नीचे, कान के नीचे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अधोजीवा सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे, अधोहिन्नु सबमिक्सुलरी ग्लैंड्स जबड़े के नीचे, कर्णमूल पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे। तो ये 3 ग्लैंड है, तीनों कैसी हमारी लाल ग्रंथियां हैं, इनसे लाल स्रावित होती है। ठीक है, आगे हम लोग कर्णमूल की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम मुख्य रूप से कर्णमूल पर फोकस करेंगे थोड़ा सा। पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, इसको कान के नीचे पाई जाती है। कर्णमूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि एक रोग हो जाता है इसके संक्रमित होने से, नाम है गलसुआ। गलसुआ रोग कौन सी ग्रंथि के संक्रमित होने के कारण हो जाता है, तो पैरोटिड ग्लैंड के संक्रमित होने के कारण। और इसको संक्रमित करता कौन है, तो एक वायरस है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस इसको संक्रमित कर देता है और रोग हो जाता है गलसुआ, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देसी भाषा में उसको कन्वर कहा जाता था, ये सूज जाते हैं, उसमें थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये था गलसुआ रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। आगे हम लोग देखेंगे गलसुआ को इंग्लिश में मम्प्स कहा जाता है, MUMPS, मम्प्स, कई बार इंग्लिश में नाम दे देता है रखे। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ इसके एंजाइम्स। एंजाइम कौन कौन से मुगुआ में मुख्य रूप से, तो मुगुआ में मुख्य रूप से ये है आपका ये मुगुआ बना दिया है मैंने। इसमें मुख्य रूप से 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और भी हैं लेकिन हम 2 की बात करेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से। एक की बात कर लेते हैं, इसको बोला जाता है एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन। जबकि हम दूसरे की बात करेंगे, इसको बोला जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कुछ समझने के लिए बता दूं, यहाँ शब्द आप लोगों को एज लगा मिल जाए और ओज, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक होता है माल्टेज, एक होता है माल्टोज। जहाँ एज लगा मिल जाए तो वहां पर एंजाइम, जहाँ ओज लगा मिल जाए वहां पर शर्करा, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, एमाइलेज हमारा क्या है, एंजाइम। जो एमाइलेज या टाइलिन बात एक ही है। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को और मुख्य रूप से किसको, मंड को स्टार्च भी कहा जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है, तोड़ता है। और इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मुख में खाना चबाते समय कुछ समय में वो मीठा लगने लगता है, किसके कारण। तो आप बंद करके टिक लगा देना, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के कारण। ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है, इसीलिए भोजन मीठा लगने लगता है, इसलिए भोजन मीठा लगने लगता है। ठीक है, लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइसोजाइम का मुख्य रूप से काम है बैक्टीरियाओं को मारना, जीवाणुओं को मारना। लाइसोजाइम अकेला लार्वे नहीं पाया जाता है,
ठीक है, या मुख गुहा में नहीं पाया जाता। जो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम है, आंख में जो आंसू होता है उसमें भी लाइसोजाइम रहता है। ये मार देता है। कभी देखा है कि आपने मच्छर गिरा हो, जिंदा निकला हो कभी? क्योंकि वो उसको तुरंत एक्टिव करके मार देता है। तो भोजन के साथ जाने वाले जीवाणुओं को लाइसोजाइम कहीं मार देता है, मुख में ही मार देता है उनको। तो ये मुख्य रूप से इसके दो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एंजाइम के बारे में। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुओं को मारना इसका मुख्य काम है। जबकि एमाइलेज और टाइलिन का मुख्य रूप से काम क्या है कि ये मंड को, जो मंड है उसको किसमें बदल देता है? माल्टोज में। इसीलिए भोजन हमारा क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। आगे हम लोग बात कर रहे थे कि मुख गुहा में जो एंजाइम्स पाए जा रहा था मुख्य रूप से ये पॉलीसेकेराइड है, जो कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि जीवाणु मर जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ मुख गुहा में यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन भी होता है। अब मुख गुहा में यांत्रिक पाचन की बात करेंगे हम लोग। तो यांत्रिक पाचन मुख गुहा में यांत्रिक पाचन कैसा रहेगा? सहायक मुख्य रूप से कौन कौन से मुख गुहा में पाचन के लिए? यांत्रिक, जो चल के काम कर रहा है। तो सहायक में हम लोग बात कर लेते हैं किस किसके द्वारा। एक तो हम लोगों की जीभ है और दूसरा हमारे क्या है? दांत है। इसी के द्वारा तो मुख गुहा में पाचन में सहायता मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जीभ देख लेते हैं। जीभ की देखें तो ये एक मांसल संरचना होती है। मांसल यानी मांस की बनी हुई संरचना है। मैंने इसको इतने पार्टों में विभक्त कर दिया है। ठीक है, ये मैंने जीभ बना दी, इसको बांट बांट के। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से जीभ से, जीभ का अगर मुख्य कार्य की हम बात करें तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? ये लार को भोजन में मिलाती है। लार को भोजन में मिलाती है। अब बात आती है जो लार में मिश्रित भोजन क्या कहलाता है? तो याद रखना बोलस कहलाता है। बोलस कहलाता है। एक शब्द पूछा जाता है फ्रीनूलम क्या है? फ्रीनूलम। तो फ्रीनूलम के बारे में बता दूं। फ्रीनूलम हमारी जीभ का वो भाग होता है जिसके द्वारा जीभ गले से जुड़ी होती है, यानी गले से जुड़ी होती है, वो होता है फ्रीनूलम। लेकिन गिरगिट इसका अपवाद है। गिरगिट, ठीक है, गिरगिट जो होता है, बोलते हैं रंग बदलने वाला गिरगिट, वही। ये क्या करता है कि इसकी जीभ अंदर से जुड़ी नहीं होती, इसका फ्रीनूलम आगे की साइड होता है। तो जीभ जो होती है वो आगे पलट के किसी को पकड़ता है, ये अंदर लेके चला जाता है। ठीक है, तो फ्रीनूलम आगे की साइड में होता है किसके? गिरगिट के। जबकि सामान्य रूप से मानव मनुष्यों में फ्रीनूलम होता है जीभ के पिछले हिस्से में। ठीक है, जो कि गले से लगा होता है। जबकि गिरगिट का फ्रीनूलम आगे की साइड लगा होता है जबड़े के पास। तो ये याद रखना है आप लोगों को फ्रीनूलम क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बोलस आप लोगों को पता होना चाहिए, बोलस क्या होता है। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग कुछ इसकी विशिष्ट जानकारी। हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो जीभ का जो आगे का भाग रहता है उसको हम कहते हैं अग्र भाग, जो ऊपर का भाग यानी पीछे का भाग है उसको कहते हैं पश्च भाग, जो साइड के भाग है उनको बोलते हैं किनारा या फिर पार्श्व भाग। यानी किनारा इधर भी ऐसे ही रहेगा, किनारा या फिर पार्श्व भाग। अब बात करते हैं कि पूछा जाता है जीभ के किस भाग से कौन सा टेस्ट आता है। तो जो अग्र भाग है जीभ का, वहां पर आप लोगों को मीठा यानी स्वीट, जबकि पश्च भाग में आप लोगों को कड़वा यानी बिटर। यहाँ पर जो अग्र भाग, जो किनारा है, किनारे का अग्र भाग जो रहता है मुख्य रूप से ये वाला हो चाहे ये वाला हो, नमकीन। जबकि जो पिछला वाला भाग है किनारे का उसमें आता है खट्टा, चाहे इधर हो चाहे वो इधर हो। तो ये आप लोगों को मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि अग्र भाग से कैसा टेस्ट मिलता है, तो मीठा,
किनारों से नमकीन और खट्टा, जबकि पश्च भाग से मिलता है आप लोगों को कड़वा। ये थी आप लोगों की जीभ की कहानी। आगे हम लोग दांत पढ़ेंगे, और दांत पढ़ेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, कॉन्सेप्ट से पढ़ना और फैक्ट से पढ़ना दोनों में डिफरेंस है। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, और शायद मेरे हिसाब से पहली कोचिंग है जो कॉन्सेप्ट से फ्री पढ़ा रही है। बाकी जो कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाले नहीं वो पेड पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें और कॉन्सेप्ट से पढ़ें, क्योंकि फैक्ट में याद करना होता है, कॉन्सेप्ट में समझना होता है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो फैक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे, बना भी सकते हो आप। नहीं तो मार्केट में जाओ, 100-150 रुपए की किताब आती है, हजारों फैक्ट मिल जाएंगे उसमें तो, ठीक है। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो फैक्ट अच्छे से समझ में आता है, याद भी अच्छे से होता है। और आप कितने भी रटने वाले सही, आप 10 पेज से ज़्यादा तब भी नहीं रट पाओगे अगर फैक्ट रख दिए जाए तो। 500-700 फैक्ट रट लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना रट पाओगे। तो बेटर ये है, समझो फिर फैक्टों को देखो। तो कॉन्सेप्ट पे पढ़ना चाहिए। अब एग्जाम भी कॉन्सेप्ट पे ही आता है, पूरा पूरा पैटर्न कॉन्सेप्चुअल हो चुका है, पूरा का पूरा। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। पहले की बात अलग थी कि 3 किताबें खरीद लो और कंपटीशन पास हो जाता था। 2012-13 तक, 14 तक भी हुआ ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद।